वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लासेस बाय सुमित सर पर। आज से हम क्या करेंगे कि हर रीजनिंग का वो चैप्टर जो आपको लगता है टफ, बेस बनाकर उसको हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। हालांकि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इसलिए फ़ोन का यूज़ करके वीडियो लेक्चर बनाए जाएंगे आपके लिए। इन फ्यूचर अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम उसके लिए कोई लैपटॉप्स वगैरह अरेंज करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से कोई दिक्कत ना आए कॉन्सेप्ट को समझने में। तो आज रीजनिंग का बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसको आप सिलोगिज्म के नाम से जानते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का ये पार्ट है सिलोगिज्म। क्या होता है सिलोगिज्म, इसमें कैसे हम इसको पढ़ना है, क्या इसके डर होता है कि कौन सा जो डर है वो सिलोगिज्म में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्यों सम नोट वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सही से समझ में नहीं आता, ओनली अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर सिलोगिज्म। ठीक है जी। सिलोगिज्म इट इज अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग एंड हाउ टू एनालाइज द थिंग्स। सिलोगिज्म के बारे में लिखा है कि सिलोगिज्म जो है ये पार्ट है, किसका पार्ट है? एनालिटिकल रीजनिंग का। क्यों है ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट? क्योंकि इसमें हम एनालाइज करते हैं चीजें। अब सर एनालाइज कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा सारे के सारे कुत्ते बिल्लियां हैं, तो आपको मैंने एक बात कही, अब इसकी आप कुछ एनालाइज करोगे। क्या एनालाइज करोगे? सर आपने कहा कि सारे के सारे कुत्ते बिल्लियां हैं, तो कुछ कुत्ते भी बिल्लियां होंगे। तो ये आपने एनालाइज किया। एक जो वाक्य हमने कहा था उसको आपने अपने तरीके से जो एनालाइज करा, तो यही इसीलिए इसको हमने एक पार्ट में डाला है जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। और इसमें हम लॉजिकल डेरिवेशंस करते हैं। हमने एक लॉजिक डेरिवेशन किया ना कि सर आपने कहा कि सारे के सारे कुत्ते बिल्लियां हैं, तो यहाँ से हमने एक लॉजिक लगाया, जब सारे ही कुत्ते बिल्लियां हैं तो कुछ कुत्ते भी बिल्ली होंगे। आपने एक लॉजिक लगाया, तो यही होता है लॉजिकल डेरिवेशन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे स्लाइड लोड करने में थोड़ा सा ये लोडिंग लेता है, और कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप मैनेज कर ही सकते हैं। अब बात आई सर स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि स्टेटमेंट होगा, कंक्लूजन होगा। और क्यों होगा स्टेटमेंट और क्यों होगा कंक्लूजन, ये भी तो पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट इसलिए जरूरी है कि वो दो एलिमेंट के बीच में आपको रिलेशन बताएगा। सर एलिमेंट कहाँ से आ गए? केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम। बेटा आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, आप जहाँ डॉग बोलोगे, जहाँ कैट बोलोगे, हम उनको एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। जैसे हमने एग्जाम्पल में कहा था ना, ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो यहाँ पे जो डॉग्स है और जो कैट्स है वो एलिमेंट मान के चलेंगे हम। ठीक है जी। अच्छा, इट इज यूज टू बी इलॉजिकल इन नेचर। अब इसमें एक अच्छी बात ये कही गई कि ये लॉजिक में इलॉजिकल है नेचर में। सर इसका क्या मतलब है? बेटा ये जो चीज हम मानते हैं ना, ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कैसे? जैसे हमने कहा सारे के सारे कुत्ते बिल्लियां हैं, क्या नेचर में सारे कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। ये इलॉजिकल बातें हैं, नेचर इनको एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा फिर हम इसको सर कैसे माने? इसीलिए स्टेटमेंट को कहा गया है कि जो स्टेटमेंट हमें दी जाएगी वो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, यानी कि उसको हमें सत्य मानकर कंक्लूजन्स में डेरिवेशन निकालनी है। तो ये होती है आपकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के 3 पॉइंट क्या क्या हैं कि ये हमें एलिमेंट्स के बीच रिलेशन बताएगी, इलॉजिकल इन नेचर होगी, और यूनिवर्सल ट्रुथ इसको हमको मानकर चलना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सर फिर कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन हमको हिडन रिलेशंस के बारे में बताता है एलिमेंट्स। सर हिडन रिलेशन कौन से? जैसे आपने कहा ऑल पेन आर पेंसिल, सारे के सारे पेन पेंसिल हैं। अब बेटा इसमें कहीं हमने लिखा है क्या कि कुछ पेन भी पेंसिल होंगे? नहीं ना। लेकिन ये बात इस स्टेटमेंट में हिडन थी।
और इसीलिए हमने कंक्लूजन ड्रॉ करा कि सम पेन्स आर ऑलवेज पेंसिल्स। क्यों? क्योंकि यह हिडन था इसके अंदर। जब सारे के सारे हैं तो कुछ भी होंगे। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? यहाँ पे आपको पीडीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है, इट यूज टू टेल अस अबाउट द हिडन रिलेशन ऑफ द स्टेटमेंट। क्या ये आपको यहाँ तक क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब सर बात आई कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कितनी होती हैं। हमने तो बहुत सारे पढ़े हैं बेटा। टाइप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं तो कौन कौन से? सर हमने तो चार पढ़े हैं, आप दो बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा, आपके दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सर पॉजिटिव में भी दो होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। पॉजिटिव में दो कौन कौन से? सारे के सारे वाले यानी कि ऑल, और सम वाला। एक ऑल और एक सम वाला। नेगेटिव में नो वाला और सम नॉट वाला। नेगेटिव में कौन सा आ जाएंगे? नो वाला और सम नॉट वाला। सर एग्जांपल दीजिए। जैसे हमने कहा ऑल ए आर बी, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑल की होगी। दूसरा पॉइंट हमने कहा सम ए आर बी, दोनों पॉजिटिव के हो गए। फिर हमने कहा नो ए इज बी, नेगेटिव। सम ए आर नॉट बी। ये चार तरीके की आपकी हो गई स्टेटमेंट। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी कर रखा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑल, सम, नो, सम नॉट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है अब जानने के लिए इसमें? तो आगे देखते हैं आगे क्या चाहिए। ठीक है जी, आगे दे रखा है पिलर ऑफ सिलोगिज्म। पिलर क्या है? ये खंबे कहाँ से आ गए सर? मैंने कहा बेटा समझो पिलर का क्या कॉन्सेप्ट है। पिलर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका सिलोगिज्म किस चीज के ऊपर चल रहा है। तो सिलोगिज्म भी किस चीज के ऊपर चलता है? बिल्कुल भाई। कैसे? जैसे एक क्लास है, क्या ये एक क्लास है। अब तुम चार बातें बोल सकते हो क्लास में। क्या चार बातें बोल सकते हो? नंबर ए, जैसे हमारी ये क्लास है और हम इसमें क्या बोल रहे हैं, नंबर ए, कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं। यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। हमने पहली बात ये बोल दी। ठीक है सर, तो आपने बोल दिया ऑल वाला केस। ठीक है जी। दूसरी बात आप बोल सकते हो कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो बेईमान नहीं है। हमारी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो बेईमान नहीं है। तो नो वाला केस। कैसा केस है ये? नो वाला। अगर हमको बोलना हो इसके अलावा कोई और बात, हमने कहा कुछ बच्चे ईमानदार हैं, तो कुछ में तो भैया एक भी आ जाएगा, दो भी आ जाएगा, तीन भी आ जाएगा, 99 तो कोई भी आ जाएगा। हमने कहा सम स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। हमको नहीं पता हमने कितने की बात करी, लेकिन एक से लेकर 99 तक बात करी। जीरो बोल देते तो नो आ जाता, 100 बोल देते तो ऑल आ जाता। यानी कि एक से लेकर 99 तक का जो नंबर है वो होता है आपका सम। और सम को बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़ती है आपको सम नॉट की। किसकी? सम नॉट की। क्या इतनी बात क्लियर है? सम को बैलेंस करने के लिए आपको जरूरत पड़ी सम नॉट की। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चले। अच्छा, कैसे बैलेंस करना है सर? जैसे हमने कहा सम ए आर बी, तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? सम ए आर नॉट बी। बैलेंस कर सकते हैं ना। यानी कि हमने कहा 10 में से 5 पेन पेंसिल है, 5 नहीं है। क्या आपको इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम चार टाइप की स्टेटमेंट। आपने देखा होगा कि मोस्टली टीचर एक स्टेटमेंट के लिए 2 से 3 वेन डायग्राम बनाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक क्वेश्चन को 3 वेन डायग्राम बना सकें, उसमें ये चेक कर सकें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम सिर्फ वेन डायग्राम बनाएंगे एक, लेकिन 3 रूल ऐसे पढ़ेंगे जिन 3 रूलों में पूरा का पूरा आपका सिलोगिज्म खत्म हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना रामबाण इलाज, तो वो 3 पॉइंट इस चैप्टर के रामबाण इलाज होंगे। कौन सा 3 पॉइंट पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे कल के क्लास में।
आज हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की स्टेटमेंट होती है। ठीक है जी, कितने टाइप की स्टेटमेंट होती है आज हम पढ़ेंगे। ओके, आप इस वीडियो को बैक करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, ये आ गए आपके थ्री इंपॉर्टेंट नोट्स। थ्री इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इन्हें हम कल की क्लास में ही कवर करेंगे। पहले आपको स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे क्योंकि तभी इनका इम्पोर्टेंट समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा, तीसरा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आया टाइप वन। टाइप वन क्या कहता है? टाइप वन कहता है ऑल ए आर बी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जो टीचर बोलते हैं कि एक नहीं तीन वेन डायग्राम बनाएंगे, भाई साहब अगर आप तीन वेन डायग्राम बना रहे हो तो कंक्लूजन की डेफिनेशन आपको नहीं आती। कंक्लूजन की डेफिनेशन अगर आपको आती होती तो आप स्टेटमेंट का सिर्फ एक डायग्राम बनाते। क्यों सर? क्योंकि कंक्लूजन वो चीजें बताता है जो हिडन होती है और आप हिडन चीजों को स्टेटमेंट में कंक्लूड करते रहे हो। तो आपको सिर्फ एक वेन डायग्राम बनाना है और उससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। कैसे सर? जैसे कि ये कहता है ऑल ए आर बी। क्या? ऑल ए आर बी। हमने कहा ये ए है तुम्हारा बचुआ, ये तुम्हारा है ए, और सारे के सारे ए बी है। ए ऑल ए आर बी। भाई साहब ऑल ए आर बी कहा गया है और इसके अलावा इसने कुछ भी नहीं कहा। कुछ टीचर क्या करेंगे? ओवरलैप कर देंगे। अरे भैया, ओवरलैप का मतलब क्या है? क्या इसने कहा क्या ऑल बी आर ए है? नहीं कहा ना, तो आप ओवरलैप क्यों कर रहे हो? आपसे सिर्फ जितना कहा गया है उतना ही कीजिए। ऑल ए आर बी कहा गया है तो ऑल ए आर बी ही ड्रॉ कीजिए और ऑल ए आर बी का जो डायग्राम बनेगा वेन डायग्राम वो यही है। सर फिर हमारे आंसर गलत तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जो आपको कल तीन रामबाण रूल पता चलेंगे ना, उनसे आपका एक आंसर गलत नहीं होने देंगे, ये आपको गारंटी है। अब ऐसा मत करना कि आज की वीडियो को छोड़ दोगे और अगली क्लास में पहुंच जाओगे, ऐसा भी नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आपका क्या है कि जो सेकेंडरी कीवर्ड यूज किए जाते हैं ऑल के लिए। अब होता क्या है, जो आपका एसएससी है, रेलवे है, बैंक्स हैं, इनका क्या हो गया है कि भैया सबको पता है ऑल मतलब सभी। अब ये इंग्लिश का यूज कर देते हैं रीजनिंग में। अब क्या बोल देंगे? ईच ए आर बी, यानी कि ईच का मतलब भी क्या है? ऑल। एवरी ए आर बी, एवरी का मतलब भी सारे, एनी का मतलब भी सारे। ओनली एक कंडीशन है, इसको हम कंडीशन के तौर पर पढ़ेंगे, इसमें आपको यूज नहीं करना। ओनली एक कंडीशन है और ये कंडीशन बहुत ही अच्छी है, इसको हम थर्ड क्लास में कवर कर लेंगे आई होप। फिर आता है 100%। 100% का मतलब भी क्या होता है? सभी। अब जो नया पैटर्न एक और लिख लो, इसमें अगर तुम्हारा आ गया कि ए आर बी, क्या आ जाएगा? ए आर बी, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि ऑल ए आर बी, यानी कि जिसके आगे कुछ नहीं लिखा उसके आगे क्या लिखा है? ऑल। ठीक है, अगर आता है ए आर बी, ऑल ए आर बी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? आगे चले, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम बनाना था जो हम आपको समझा चुके हैं। आगे चलते हैं। अब आता है आपकी टाइप टू स्टेट। ये क्या कहती है सर? टाइप टू में क्या पढ़ेंगे? टाइप टू में आप पढ़ेंगे सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। अब तो आपको एक ही, अब मैंने क्या कहा, आपको एक ही वेन डायग्राम बनाना है तो आपको पता चल गया सर ये आपका ए है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ये वो पोर्शन है जो कुछ ए बी वाला दर्शा रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप अब समझ चुके हैं। ये वो पोर्शन है जो सम ए आर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सम ए आर बी का आपका जो वेन डायग्राम बनेगा वो हमेशा यही बनेगा। ठीक है जी, हिडन कंक्लूजन हम इसके बाद में निकालेंगे, आज सिर्फ स्टेटमेंट को समझते हैं। तीसरी टाइप की स्टेटमेंट क्या होती है आगे देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी
सेकेंडरी कीवर्ड्स फॉर सम, जैसे हमने ऑल के लिए सेकेंडरी कीवर्ड्स लिखे थे वैसे ही सम के सेकेंडरी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके और आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नो वाला केस। कौन सा केस? नो। नो ए आर बी। अब सर नो ए आर बी का मतलब क्या होता है? ये उसके सेकेंडरी कीवर्ड्स है, ये देख लीजिए और फिर हम नो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नो को समझते हैं। सर नो ए आर बी का क्या मतलब होगा? मैंने कहा ये आपका ए है, क्या है ये? ए है, ठीक है सर। मैंने कहा ए बी है और इनके बीच में नो का साइन है, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। अब आप लोग सोचते हैं कि यानी कि ए और बी में कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो इन दोनों में है लेकिन नेगेटिव है। रिश्ता नहीं होता तो रिश्ता, अगर मैं किसी को जानता ही नहीं हूं तो उससे ना तो मेरी दोस्ती हो सकती है ना लड़ाई हो सकती है। जानने वाले से ही लड़ाई होगी, जानने वाले से दोस्ती होगी। ए बी को जानता था लेकिन उन दोनों में भी क्या चल रही है? दुश्मनी। तो आपसे कोई पूछे क्या ए और बी में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, लेकिन नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? ए बी के घर नहीं जाएगा और बी का कोई भी सदस्य ए के घर में नहीं आएगा। क्या ये बात आपको सही लग रही है कि नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। नो ए आर बी का मतलब ही होता है कि कोई भी ए बी के घर में नहीं जाएगा। अब भैया जब कोई ए बी के घर में नहीं जा रहा तो कोई भी ए के घर में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में क्या है? क्रॉस लग रखा है। क्या लग रखा है? क्रॉस लग रखा है। अब यहाँ से आपको एक डाउट बनना चालू होता है, वो है सम नॉट। उसको अगर आप समझ गए ना, तो जो आपने चार पिलर इसके सीखे, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें सम नॉट का ही होता है। चलो उसको सीखते हैं। ये आपका सम नॉट का लिखा हुआ है, हम स्लाइड, ये आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं और यहाँ पे हम समझते हैं सम नॉट के बारे में। ठीक है जी। सम नॉट क्या कहता है कि सम ए, क्या कहता है सम नॉट? सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, मान लो ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन भी नहीं है। क्या पोर्शन नहीं है? ये पोर्शन आपका बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी का मतलब है कि कुछ ए बी नहीं है। ये वाला पोर्शन आपका क्या नहीं है? बी नहीं है। तो भाई साहब क्या इसने कहा कि बचे हुए पोर्शन के बारे में इसने कुछ बताया कि ये है कि नहीं है? क्या इसने बी के बारे में बताया कि ये है कि नहीं है? अब बच्चे से क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि सम ए आर नॉट बी का मतलब यही होगा सर कि सम बी आर नॉट ए। ये बिल्कुल गलत है। मान लो एक ही फैमिली में रहते थे एक दो तीन बंदे, एक दो तीन बंदे, इसकी फैमिली में रहते थे चार पांच छह बंदे। अब हुआ क्या कि एक की और चार की लड़ाई हो गई, वन की और फोर की हो गई लड़ाई। अब भैया वन की जब फोर से लड़ाई हुई तो वन फोर के यहाँ नहीं जाएगा। वन किसके यहाँ नहीं जाएगा? फोर के यहाँ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया लड़ाई हो रखी है, सिर्फ एक की लड़ाई हो रखी है चार के साथ, बाकी दो और तीन का तो हमें पता ही नहीं है। यानी कि दो और तीन जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, लेकिन एक नहीं जाएगा। एक की लड़ाई है लेकिन चार की लड़ाई एक से है। एक के घर जाए या ना जाए लेकिन उसके पूरे घर में जा सकता है। पर कंफ्यूजन है, दूर करिए, सही से आप समझाइए इसमें क्या स्टेटमेंट दी गई है। मैंने कहा था स्टेटमेंट को एनालाइज कर। स्टेटमेंट कह रही है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ना तो इसने ये कहा कि बचे हुए ए बी होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ना इसने ये बताया कि कुछ बी ए होंगे या नहीं होंगे, या सारे के सारे बी ए होंगे या नहीं होंगे। बी के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा। बस बात इतनी सी है कि सम ए आर
नॉट बी, यानी कि कुछ ए भी नहीं है। तो सर आपने ऐसा क्यों बोला कि नो ए और बी में सारे के सारे बी ए नहीं होंगे? क्योंकि बेटा उसमें सारे ए की लड़ाई सारे बी से चल रही है, कोई किसी के यहाँ आएगा ही नहीं। लेकिन इसमें कुछ की लड़ाई चल रही है बी के साथ, सबकी नहीं। तो सब आपस में अदल बदल कर सकते हैं। ये आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम करते हैं अपनी क्लास को यहीं पर खत्म। अगला सेशन कल के दिन अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए यही मेहनत की जा रही है। धन्यवाद।